पेज नंबर 144, स्टॉक एंड ट्रेड। वो एक सफ़े पे लिख दिया करो और मुझे फिर मैसेज कर दिया करो तस्वीर के जिस तरतीब से मैंने पढ़ाया। ठीक है, ये ज़रा डिलीट कर दिया तो मैंने दुरुस्त ले लिया। जी सेक्शन 35 से हम स्टार्ट करने लगे हैं। फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डिस्पोज्ड, डिस्पोज का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज्ड का मतलब बताएं। कॉस्ट ऑफ स्टॉक डिस्पोज्ड, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला शर्माना नहीं है, पढ़ना है। ए प्लस बी माइनस सी, वेयर ए इज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ परचेज स्टॉक, बी इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक परचेज्ड इन द ईयर एंड सी इज द क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ओपनिंग में अगर परचेजेस जमा करें और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें तो एक फिगर बाहर आती है, उससे कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। ओके जी, आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला दिया हुआ था पॉइंट 1 में, पॉइंट 2 और 3। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है 2, 3 के ए में। द ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। कहते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक हुआ करेगा ना, वो मैं आपको बता दूं, वो ना पिछले का क्लोजिंग हुआ करेगा। कहता है, मैंने कहा ये आपको बताता चलो, हो सकता है आपको ना पता हो। पढ़ते हैं जरा। द ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी द क्लोजिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। चलें जी, ये तो बहुत दो आसान बातें थी। अब मेन बात हमारी शुरू होगी। एक साहब का पहला साल है पैदाइश का, नहीं बिजनेस का। एक साहब का पहला साल है बिजनेस का, उनके लिए ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? वो स्टॉक जो घर में रखा हुआ था खरीद के, कि जिस दिन दुकान शुरू करेंगे उस दिन दुकान में वेंचर कर देंगे, डाल देंगे। तो सबसे पहला जिनका साल है बिजनेस का, उनके लिए ओपनिंग स्टॉक वो होगा जो घर में सामान पड़ा हुआ है और बिजनेस में लाके डाल दिया। अब सवाल होगा कि उसकी कॉस्ट क्या ली जाएगी? तो उसकी कॉस्ट हमारी किताबों में वो नहीं ली जाएगी जितने का आपने 2-4 दिन पहले खरीद के रखा हुआ है, बल्कि अगर 4 जनवरी को आपने घर में सामान खरीद के रख लिया नई दुकान के लिए और बिजनेस में 10 जनवरी को डाला, तो 6 दिन बाद 10 जनवरी को जो स्टॉक की बाजार में मार्केट वैल्यू थी वो एज्यूम्ड कॉस्ट ली जाएगी। तो बिजनेसमैन जिसका पहला साल है बिजनेस का, उसका भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। पढ़ें। हाँ, फॉर टैक्स पर्पसेस। वेयर द पर्सन कमेंस द बिजनेस इन द ईयर। तो ये कौन सा साल है इसके बिजनेस का? पहला साल। द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक एक्वायर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस खरीदने से पहले की जो फेयर वैल्यू है, ऊपर से मैं पढ़ रहे हैं आप 2-3 की पहली लाइन, द ओपनिंग वैल्यू शैल बी, यहां से मिला के पढ़ रहे हैं। ओपनिंग वैल्यू शैल बी, नीचे आए। ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक शैल बी वेयर द पर्सन कमेंस द बिजनेस इन द ईयर, द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक एक्वायर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड एट द टाइम स्टॉक इज पुट इन बिजनेस, जिस दिन बिजनेस में डाला। 4। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कैसे रिकॉर्ड होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक शेल बी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी एट द एंड ऑफ ईयर। पॉइंट 5। अगर एक बंदा कॉस्ट अकाउंटिंग में कुर्सी की कॉस्ट निकालने के 2 तरीके हैं।
एक कंपनी है, वो कहती है मैं कुर्सी बना रही हूं, इसकी कॉस्ट मैं कैसे निकालूं, जी कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ, जिसको आप डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, कितनी लेबर इस्तेमाल हुई, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ये इस कुर्सी के कॉस्ट निकालने का तरीका है। एक और भी तरीका है इस कुर्सी की कॉस्ट निकालने का, वो है मटेरियल, लेबर, नहीं फिक्स नहीं, खाली फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन इसमें फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको पता है दो किस्म के हो सकते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कुर्सी की कॉस्ट निकालना चाहती है कि ये मैं कुर्सी कितने की बना रही हूं, कॉस्ट निकालना इसलिए जरूरी होती है कि इससे सेल प्राइस सेट होती है। पहले एक और रूल भी सुन लें कि अकाउंटिंग वाले जो है वो इसी पे चलते हैं, वो सारे ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दिल चाहे सारे ओवरहेड्स को कुर्सी की कॉस्ट का पार्ट बना दो, दिल चाहे सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को कुर्सी की कॉस्ट का पार्ट बना दो। वेरिएबल फिक्स में भी फर्क देख लेते हैं। कुर्सी की कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं, मटेरियल लेबर जमा सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड। दूसरा तरीका मटेरियल लेबर जमा ऑल ओवरहेड्स। बताएं जवाब किस सूरत में कुर्सी की कॉस्ट ज्यादा आया करेगी? हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की सूरत में कॉस्ट ज्यादा आया करेगी। अच्छा, अब ये आपके सिलेबस में तो नहीं है वेरिएबल और फिक्स्ड की डिटेल, लेकिन थोड़ी सी समझ लें। फैक्ट्री में कुछ खर्चे होते हैं वेरिएबल और कुछ खर्चे होते हैं फिक्स्ड। मिसाल के तौर पे पैकिंग मटेरियल, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी उतना पैकिंग मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होगा, जितनी प्रोडक्शन कम होगी उतना पैकिंग मटेरियल कम इस्तेमाल होगा। पैकिंग मटेरियल एक वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड वेरी करता है। लेकिन फैक्ट्री का रेंट, चाहे आप 10 यूनिट बनाएं चाहे आप 12 यूनिट बनाएं, फैक्ट्री का किराया सेम रहेगा। इसे कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। राइस की बात करें, ये नोट्स बांटने की कॉस्ट ये वेरिएबल है। 100 बच्चे बैठे होंगे 100 कॉपीज, 80 बैठे होंगे 80 कॉपीज। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड, चाहे क्लास में 100 बच्चे आए चाहे 80 बच्चे आए, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह हर महीने फिक्स है। डेट इज फिक्स्ड ओवरहेड। तो कुछ ओवरहेड्स फिक्स होते हैं और कुछ ओवरहेड्स वेरिएबल होते हैं। ठीक है, बहरहाल इसकी डिटेल में जाना इट इज आउट ऑफ स्कोप। तो कॉस्ट निकालने के कितने तरीके हैं? दो, या सारे ओवरहेड्स को कंसिडर कर लो या सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स को कंसिडर कर लो। ओके, अब आपने थ्योरी की हद तक सिर्फ याद रखना है, या छोटा सा न्यूमेरिकल भी आया तो जमा करके कॉस्ट निकाल दीजिएगा। थ्योरी की हद तक आपने याद रखना है कि जो बंदा यूज कर रहा है कैश अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग, वो ये दोनों मेथड अडॉप्ट कर सकता है और दोनों में से कोई एक ही करेगा। और जो बंदा एक्रूअल अकाउंटिंग कर रहा है उसके लिए बाइंडिंग है कि कौन से मेथड से हमेशा कॉस्ट निकाले, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट से। पढ़ें, अ पर्सन यूजिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग may compute the cost of stock on प्राइम कॉस्ट मेथड और अच्छा, ये इसका ना जिंदगी में एक असूल याद रखें, कभी भी कोई चीज आप कर रहे हो और आपको भूलने का चांस हो ना, तो कोई ना कोई झटका तरीका लगाया करें जिससे वो चीज याद रहे, ताकि कभी भी जिंदगी में ना भूले। अब एब्जॉर्प्शन के लफ्ज में छुपा हुआ लफ्ज, जरूरी नहीं ऐसी कोई चीज हर दफा मौजूद भी हो, लेकिन आप सोच के कोई ना कोई निकाल लिया करें। एब्जॉर्प्शन के लफ्ज में एक मतलब छुपा हुआ है, एब्जॉर्ब कर लो सब कुछ, तो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आज के बाद ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट हमेशा ज्यादा आती है क्योंकि इसमें सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। प्राइम के लफ्ज से मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था, एब्जॉर्प्शन का लफ्ज जरा अच्छा है, वहां से समझ आ रहा है। तो ऐसे रट्टा रोटा मारने के लिए ये अप्रोच लगाया करें आप। ये खुदादाद सलाहियत कुछ लोगों के पास होती है, दाएं बाएं वाले के पास होती है। ओके, कि हर टॉपिक में जो भी दो चीजें आ रही हो वो एक याद कर लेते हैं, अच्छा इसके लिए ये होगा, अच्छा दूसरी फिर ऐसे हो जाएगी। और ये वो चीज होती है जो वो सोच लेता है, बताता भी नहीं है साथ वाले को। ओके, अ पर्सन यूजिंग कैश बेसिस अकाउंटिंग may compute cost of stock on prime or a person using accrual basis shall compute cost of stock on absorption cost। accrual वाला सिर्फ कौन सा मेथड यूज करेगा?
अच्छा जी, नेक्स्ट जी, इधर देखिए, ये 20 kg गंदम 70 रुपए के एतबार से खरीदी, और फिर ये 30 kg गंदम 75 रुपए के एतबार से खरीदी। जी भाई इधर आए, बोरी जरा हिलाएं, मिक्स करें। चलो ठीक है, नहीं आना तो ठीक। ये देखें, अब आपने पकड़ के बोरी हिलाई और बोरी को हिला के मिक्स किया। अब गंदम के दाने आपस में मिक्स हो गए। साल के आखिरी दिन, बोरी छोटी नहीं हुई, जगह नहीं थी, साल के आखिरी दिन इस बोरी में सिर्फ 4 किलो पड़ी हुई है गंदम। अब सवाल क्या है कि ये 4 किलो गंदम कौन सी वाली है? तो इसमें आपने इंट्रो की क्लास में 2 तरीके पढ़े थे। FIFO मेथड भी यूज किया जा सकता है, पूरा कार्ड बनाना पड़ेगा, वो मैं नहीं बना रहा क्योंकि हमारे स्कोप में नहीं है। FR1 में भी आपने पढ़ा, आपको रिवाइज कर लेंगे। आपको पता है ये 70 के खरीदे, ये 75 के खरीदे, कार्ड वगैरह बनाते हैं, उससे निकल आता है। 2 मेथड अलाउड है, या तो FIFO पे रख दें इसको या वेटेड एवरेज पे रखते हैं, और कोई तीसरा तरीका अलाउ नहीं है। तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एजम्पशन होती है, एक बार याद रखिएगा, ये FIFO वेटेड एवरेज हकीकत नहीं होती, ये एजम्पशन होती है। हकीकत ये है कि मिक्स हो गया, नहीं पता चल रहे, दिल चाह रहे वेटेड एवरेज लगा दें, लेकिन FIFO की भी इजाजत है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी ये लिखा हुआ है कि ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन को देखो उसकी नेचर क्या है, बस आपकी मर्जी है, चाहे FIFO यूज करो चाहे वेटेड एवरेज। कितने सी पॉइंट 6, where items of stock are not readily identifiable, where दाने of गंदम cannot be lovable, केड़े दाने किथे गए, where items से मुराद दाने, stock से मुराद गंदम, where दाने of गंदम are not फौरन पता चल रहे, readily ascertainable, identifiable। अगर गंदम के दाने नहीं पता चल रहे कौन से कहां गए, फिर क्या करें? आ पर्सन नहीं, अ बिजनेसमैन में यूज FIFO और एवरेज कॉस्ट मेथड बस। बट वंस चूजन, लेकिन एक दफा आप ये चूज कर लें, बट वंस चूजन अ स्टॉक मेथड में बी चेंज्ड, इसको आप बदल सकते हैं। यस, चेंज्ड, आई नो, यू नो। A stock valuation method may be changed with the इजाजत of अम्मी, नहीं, कमिश्नर, with the इजाजत of कमिश्नर, as per the conditions imposed by, वो conditions लगा सकता है अगर कोई लगाना चाहे कि इसे 2 साल के अलाउ कर रहा हूं, या 3 जगह आप पढ़ चुके हैं, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, कैश से एक्रूअल, एक्रूअल से कैश, FIFO से वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज से FIFO। तीनों सूरतों में कमिश्नर की इजाजत चाहिए, तीनों सूरतों में, 3 जगह अभी तक आप पढ़ चुके हैं। ओके, एक चैप्टर 4 में पढ़ा था और 2 इस चैप्टर में पढ़ लिए। चलें जी, ये सेक्शन तो खत्म हुआ। तो 7 में छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो ऐसे ही हैं, पढ़ लेते हैं। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर, स्टॉक एंड ट्रेड मीन्स एनीथिंग। स्टॉक से क्या मुराद होता है? स्टॉक जो आपकी गुड्स होती हैं। स्टॉक एंड ट्रेड मीन्स एनीथिंग प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड। अच्छा, स्टॉक प्रोड्यूस कौन करता होगा? मैन्युफैक्चरर। परचेज कौन करता होगा? ट्रेडर, रिटेलर, ट्रेडर। एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर की क्या एग्जांपल है? रॉ मटेरियल, गुड। एक भाई ने बिल्कुल सही बोला, एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदा। ये क्या चीज होती है? रॉ मटेरियल। एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर को अंडरलाइन करके रॉ मटेरियल, या एक्वायर्ड फॉर सेल, ये तो ट्रेडर होते हैं। एक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज,
और एनी मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसकी मिसाल है ऑयल। कुर्सी बनाने के लिए लोहे की सरफेस स्मूथ करने के लिए आपने ऑयल यूज किया, लेकिन बाद में कुर्सी पे ऑयल नजर नहीं आ रहा, तो ऑयल कंज्यूम हो गया, ग्रीस कंज्यूम हो गई। मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये सारी मिसालें हैं स्टॉक की। इसमें देखें फिक्स्ड एसेट कहीं नहीं आ रहे, प्लांट, मशीनरी। हाउएवर शेयर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज, शेयर स्टॉक नहीं होंगे क्योंकि शेयर्स के लिए तो अलग चैप्टर है कैपिटल गेन वाला। डायरेक्ट मटेरियल मींस मटेरियल दैट बिकम्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक। ये कुर्सी में फोम वगैरह, लकड़ी वगैरह, इसमें नहीं है लकड़ी, हाँ यहां पे है, ओके। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मींस लेबर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉक। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड मींस ओवरहेड which fix, which remain fix, which vary directly with the change in वॉल्यूम से मुराद क्वांटिटी। स्टॉक ज्यादा बनेगा तो ओवरहेड ज्यादा आएंगे। पैकिंग मटेरियल इसकी मिसाल मैंने आपको लिखवा दी है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की मिसाल पैकिंग मटेरियल। लिख लेते हैं आप लोग? अच्छा चलिए, मेहरबानी। ओके, फैक्टरी ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की डेफिनेशन का दो तरीके सुने और आपने मुझे बताना है मुश्किल तरीका कौन सा है। इधर देखें, फैक्ट्री ओवरहेड मींस वेरिएबल एंड फिक्स्ड। एक तरीका ये है, फैक्ट्री फिक्स की डेफिनेशन नहीं दी हुई यहां पे। फैक्ट्री ओवरहेड्स के डेफिनेशन का क्या तरीका है? फैक्ट्री ओवरहेड मींस वेरिएबल एंड, एक ही डेफिनेशन है, एक ही डेफिनेशन है। फैक्ट्री ओवरहेड मींस ऑल कॉस्ट्स अदर देन मटेरियल लेबर। बैलेंसिंग। आप बता दें कौन सा वाला तरीका मुश्किल है? पहले वाला? चलें ठीक है, मुझे दूसरे वाला लग रहा था। लॉ मेकर ने मुश्किल वाले तरीके से डिफाइन किया है। ये ऐसे ही वो इसको समझ आ गई थी, ऐसी तंग कर रहा था। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट अदर देन लेबर एंड मटेरियल। टोटल कॉस्ट अदर देन लेबर एंड मटेरियल। कान को ऐसे पकड़ा। 5 एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन मैं नहीं पढ़ा, ये इंट्रो में आपने मेथड पढ़े हुए हैं। प्राइम और एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन ये दी हुई है। प्राइम मींस मेथड इन विच स्टॉक इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड पढ़े मेरे साथ। एब्जॉर्प्शन मींस generally accepted accounting principle under which the cost of stock is sum of and factory overheads. It's all about section 35 जी। सवाल, क्लोजिंग स्टॉक कैसे रिकॉर्ड होता है? नंबर बता दें, नंबर बता दें। 2, 3 and 4 नहीं, I will beat you। 4 ओपनिंग स्टॉक कैसे वैल्यू होता है? 2, 3। 5 और वेटेड एवरेज की डिस्कशन 6। एक्रूअल बेसिस वाला कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं स्टॉक वैल्यूएशन का? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। पॉइंट नंबर 5। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है? A प्लस बी माइनस सी। कॉस्ट ऑफ सेल वही ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ये छोटे छोटे सवाल इस सेक्शन में से आ सकते हैं। ओके, सेक्शन 28। जी, अगला सेक्शन शुरू हो गया।
सेक्शन 28 डॉलेंस एक्वायर्ड एसेट ऑन लीज। तो बैंक को क्या पे करेगा? रेंट पे करेगा। और इस इवेंट का इंपैक्ट क्या होगा एक्सपेंसेस पे? रेंट रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। लीज वाले एसेट का हम क्या पे करते हैं? किराया। डॉलेंस ऑब्टेन्ड लोन, लोन लिया, बैंक को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा। पढ़ें। अ डिडक्शन, नोट बाद में कीजिएगा। अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर। फॉर, ये लॉ का हिस्सा नहीं है, ये लाइन मैंने अपनी तरफ से डाली है। से बुक्स ऑफ डॉलेंस, एज्यूम बुक्स ऑफ डॉलेंस, लेकिन आगे लॉ का हिस्सा है। ए रेंटल पेड बाय अ बिजनेसमैन, बाय डॉलेंस। रेंटल पेड बाय डॉलेंस, पर्सन के ऊपर डॉलेंस। रेंटल पेड बाय डॉलेंस टू अ बैंक और लीजिंग कंपनी फॉर एसेट यूज्ड इन बिजनेस। फॉर लीज्ड एसेट लिख लें, फॉर लीज्ड एसेट यूज्ड इन बिजनेस। जी, अगर डॉलेंस एसेट लीज पे ले तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट आएगा? रेंट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, ऊपर से मिला के पढ़ें। अ डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय डॉलेंस इफ द लोन इज यूज्ड इन। अगर लोन बिजनेस में लें तो उसका इंपैक्ट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस में? हम क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। अच्छा, आप बैंक से लोन ना लें, ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, आप इंडिविजुअल से लोन लें। इसका तरीका यह है कि अखबार में आप देंगे इश्तिहार, हमें लोन चाहिए। इंडिविजुअल्स आपको लोन ला के दे देंगे। आप एंट्री करेंगे कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट। इंडिविजुअल्स कहेंगे एग्रीमेंट करो ताकि हमें सबूत हो कि हमने आपको उधार दिया हुआ है। आप कहेंगे एग्रीमेंट में तो हर एक के साथ एग्रीमेंट बनाना मुश्किल है। तो जिस तरह कंपनीज शेयर इशू करती हैं, जिस तरह कंपनीज शेयर इशू करती हैं अक्सर, कि जो लोग घरों से पैसे लाते हैं उनको ओनर बनाती हैं, अपना शेयर इशू कर देती हैं। तो क्यों ना ऐसा करें, तुम्हें कोई सफा बना के दे दें, जो 100 रुपए लाए उसे एक सफा, या शेयर्स की तरह कर लें, जो 10 रुपए लाया घर से उसे एक सफा। उस सफे का नाम शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता, उस सफे का नाम शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता, उस सफे का नाम, हाँ डिवेंचर भी होता है, एक और नाम भी होता है, एनी अमाउंट पेड टू अ मुदारबा और पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है। ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम इंडिविजुअल्स बाय इशूइंग सर्टिफिकेट्स मुदारबा भी हो सकते हैं, और पार्टिसिपेशन टर्म से मुराद मुद्दत, पार्टिसिपेशन से मुराद हम आपको कुछ हिस्सा देंगे। पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट होल्डर, उनके पास क्या होंगे? शेयर्स होल्ड कर रहे होंगे या वो होल्ड कर रहे होंगे सर्टिफिकेट्स। ये लोन सर्टिफिकेट है या शेयर सर्टिफिकेट है? कंपनी को लोन मिल जाएगा, कंपनी साल के आखिर में उसको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे कर देगी। तो एनी अमाउंट से मुराद यहां इंटरेस्ट ही है, लेकिन पेपर में आपने अमाउंट लिखना है। अपने समझने के लिए आप इसे इंटरेस्ट लिख लेंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता कि ये एक इस्लामिक अरेंजमेंट है, इसमें शरिया कंप्लाइंट रूल बनता है और वो इंटरेस्ट उसे कहते नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए सिर्फ आपको लिखवाया है, ये इंटरेस्ट नहीं होता। ओके, नो यू विल पे अमाउंट, लेकिन एक आपके समझने के लिए लफ्ज इंटरेस्ट, लेकिन टेक्निकली ये लफ्ज सही नहीं है इंटरेस्ट का। तो
इंटरेस्ट आप पे करेंगे लोन लेने पे, इंटरेस्ट पे करेंगे लोन लेने पे। ये लोन किससे लिए? ये लोन किससे लिए? इंडिविजुअल्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आप पैसे वापस करेंगे, आपने सबूत के तौर पे उन्हें शेयर प्रिंट करा के दे दिए, ओनर बना दिया, या सर्टिफिकेट प्रिंट करा के दे दिए? सर्टिफिकेट प्रिंट करा के दे दिए। ओके, 3, 4 सेम। 3 में PACI, आई में आप उनको सर्टिफिकेट से देते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट मुदारबा नहीं होते बल्कि मुशारका होते हैं। एनी अमाउंट पेड, अमाउंट पेड से मुराद इंटरेस्ट पेड, पर्सन से मुराद डॉलेंस, एनी इंटरेस्ट पेड बाय डॉलेंस टू अ मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर। जी, मुशारका और मुदारबा में फर्क बता दें। ये हैं दोनों लोन ही की तरह, ऑब्टेन्ड लोन। मुदारबा के अंदर जो है वो क्या करते हैं, एक कैपिटल देते हैं दूसरा, और मुशारका में दोनों ही कैपिटल डालते हैं। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा फर्क है। ओके, पॉइंट नंबर 8 वही, ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम इस्लामिक बैंक, नॉट इंडिविजुअल्स। ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम इस्लामिक बैंक, तो बस इंग्लिश वही है, पढ़ लें। एनी अमाउंट पेड, अमाउंट पेड से मुराद इंटरेस्ट पेड, पर्सन से मुराद डॉलेंस, बैंक से मुराद मीजान बैंक, बैंक से मुराद मीजान बैंक। अंडर अ स्कीम ऑफ, थोड़े से पैसे मीजान बैंक ने डाले हैं, थोड़े से पैसे डॉलेंस ने डाले हैं, और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, हेलमेट एसी वाले, तो नया प्रोजेक्ट शुरू किया। जी भाई, अगर एक साहब के पास अपनी चीज ना हो तो उसके पास कितने तरीके हैं बिजनेस चलाने के? 5 तरीके हैं बिजनेस चलाने के। एक तरीका है एसेट ही ले लो लीज पे, फिर आप किराया पे करोगे, उसका किराया पे करते रहो। अगर एसेट नहीं लेना लीज पे तो उधार ले लो किसी से, उधार बैंक से ले लो, उधार आम लोगों से ले लो, उनसे या मुदारबा का अरेंजमेंट कर लो, या मुशारका का अरेंजमेंट कर लो, या इस्लामिक बैंक से उधार ले लो। ये 5 तरीके हैं कारोबार स्टार्ट करने के, शुरू करने के, चलाने के, अगर इस बंदे के पास पैसा मौजूद नहीं है। ओके, नहीं कहेंगे इंटरेस्ट, नहीं कहेंगे इंटरेस्ट, मैं एग्री करता हूं, लेकिन समझने के लिए अब कुछ लफ्ज लिखवाना पड़ेगा आपको जो उससे मिलता जुलता हो। ये इंटरेस्ट नहीं होता, प्रॉफिट समझ लो, प्रॉफिट होता है। ओके, हाउ मेनी मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग आर देयर? 5 मोड्स। सवाल क्या है, इन फाइनेंसिंग मोड्स को फ्री अरेंज किया जाता है या इनके पीछे कॉस्ट होती है? इस फाइनेंसिंग मोड की कॉस्ट क्या पड़ रही है हमें? इन फाइनेंसिंग मोड्स की कॉस्ट क्या पड़ रही है? इंटरेस्ट। फाइनेंसिंग मोड्स बियर कॉस्ट, तो फाइनेंसिंग मोड्स की कॉस्ट है। तो ये 5 को आप लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंस करने की कॉस्ट, इज अलाउड एज डिडक्शन या नॉट अलाउड एज डिडक्शन? ये खुशी की बात है, दीज ऑल 5 आर अलाउड एज, ये खुशी की बात है, ये 5 खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। समझ आ गई बात? ब्रॉडर पिक्चर क्या चल रही है? एक बिजनेसमैन को पैसे चाहिए थे, कितने तरीके से ले सकता है? पैसे लेके बदले में जो भी दे वो सारा का सारा खर्चा अलाउ है। एसेट लेगा तो किराया देगा, लोन लेगा तो इंटरेस्ट देगा। ओके,
वो अपने आप को मुशारका जी, वो मुशारका अगर शो कराते हैं डेट इज आउट ऑफ स्कोप, लेकिन अगर वो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के चैप्टर में। शायद बिजनेस के फौरन बाद अगला चैप्टर हम पार्टनरशिप ही शुरू करें। अच्छा जी, बैंक, डॉलेंस की बुक्स से बाहर आ जाएं। बैंक की बुक्स, बैंक की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आता है, बस इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होता बैंक्स की बुक्स। चलें, बैंक का प्रॉफिट लॉस देखिएगा, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट आता है। सुन लें, बैंक की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आता है। अच्छा जी, बैंक की बुक्स, बैंक में पैसे रखवाए किसी बंदे ने, बैंक में किसी बंदे ने पैसे रखवाए, बैंक क्या एंट्री करेगा, कैश डेबिट, बोले बोले बोले, पेएबल क्रेडिट। चलो लोन तो बैंक नहीं लेता, पेएबल क्रेडिट, या वो डिपॉजिट होता है, बैंक कहते हैं इस बंदे को पेएबल है, या उस बंदे का नाम लिख लेता है अकाउंट में, ठीक है। पेएबल किसी भी बंदे को, मिस्टर एक्स को, ठीक है, किसी भी बंदे को, मिस्टर एक्स को, ठीक है, किसी मुसलमान का नाम नहीं लिखना, इंटरेस्ट आ रहा है ना नीचे। तो कैश डेबिट, पेएबल टू मिस्टर एक्स, क्रेडिट, किसी मिस्टर एक्स ने आके बैंक में पैसे रखवा दिए, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में, फैसल बैंक में किसी ने आके पैसे रखवा दिए, एक्स आया, ये पैसे रख ले मेरे, इसको कहते हैं डिपॉजिट कराना, उसने पैसे डिपॉजिट करा दिए। अच्छा, अब ये पैसे पड़े रहे, मे बी इट इज अ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे पड़े रहे, आप बैंक उसके पैसे यूज करे, बैंक उसे क्या पे करेगा, उस बंदे के लिए ये इंटरेस्ट क्या होगी, और बैंक के लिए, बैंक जब इंटरेस्ट इसको पे करेगा साल के एंड पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक से इसने लोन लिया है या बैंक में पैसे रखवाए हैं, अगर रखवाए हैं तो बैंक के लिए ये इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस। 100 रुपए रखवाए और बैंक अब इसको कितने रुपए पे करेगा, ये मैं किसकी काउंटिंग कर रहा हूं, उस बंदे की या बैंक की, उस बंदे की काउंटिंग क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, वो इसको अपनी इनकम कह रहा होगा और बैंक इसको अपना एक्सपेंस कह रहा होगा। इस बंदे को कहते हैं डिपॉजिट होल्डर, इसने बैंक में पैसे क्या किए में, डिपॉजिट किए में। चलें जी, नोट, ये मैंने आपको पॉइंट डी समझाया है, बुक्स ऑफ बैंक, पॉइंट डी लिखें, फिर इसको आगे चलें। जी भाई, आप सिटिंग एट द लास्ट, स्टैंड अप, कल आए थे। अकाउंटिंग लॉस को न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, सारे लोग प्रेशर फील ना करो, रिलैक्स हो। अकाउंटिंग वालों का लॉस आया, इस तरह फील करो, जल्दी बताओगे। अकाउंटिंग वालों का लॉस आया है, इसको न्यूमेरिकल में कैसे डील करते हैं, एक्सलेंट, बैठ जाए। भाई ने क्या ऐड करते हैं, सही कहा है, बिल्कुल। अकाउंटिंग वालों का लॉस क्या हो चुका होता है, लेस हो चुका होता है। इसे रिवर्स करने के लिए ओके, यू स्टैंड अप। टैक्स गेन न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, वेल डन, बैठ जाए। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए टैक्स वालों का गेन ऐड नहीं हुआ होता, उसे क्या करते हैं, ओके प्लीज यू स्टैंड अप। अकाउंटिंग गेन, एक्सेलेंट, बैठ जाए। कितने लोगों ने ये रिवाइज किया था जाके, इसको 4-5 दफा रिवाइज करना है घर जाके, 4-5 दफा रिवाइज करने जाके। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आपका पक्का होना चाहिए। ओके जी, यू स्टैंड अप। इनिशियल अलाउंस, इनिशियल अलाउंस, ये अकाउंटिंग वालों की नजर में खर्चा कोई नहीं है, एक्सेलेंट, लेस करेंगे। बिजनेस के न्यूमेरिकल में इसे लेस करेंगे। जी, बैंक्स ऑफ बुक, एनी अमाउंट पेड, अमाउंट पेड से rather इंटरेस्ट पेड, any interest paid by a bank to a businessman, any interest paid by a bank to a businessman maintaining a profit or loss
शेयरिंग अकाउंट, उसने कहा था प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग अकाउंट, असल में प्रॉफिट ही मिलता है, इस पे लॉस नहीं होता। और अ डिपॉजिट अकाउंट। तो एनी इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, ऊपर लिखें टू अ पर्सन, पर्सन के ऊपर लिखें मिस्टर एक्स, एनी इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू मिस्टर एक्स। तो आज के बाद याद रखिएगा बैंक इंटरेस्ट रिसीव भी करता है और पे भी करता है। बुक्स ऑफ, नहीं अगे ऐसे ही रहने पूरी जिंदगी। बुक्स ऑफ लेसोर, लेजोर, ये लीजिंग कंपनी है लेसर, इसको ओरिजिनेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने लीज ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट की है। ये लेसी है, और ये डेट कलेक्शन एजेंट है, डेट कलेक्शन एजेंट। ये कॉलेज है, ये स्टूडेंट है, ये वो दरवाजे पे खड़े हुए भाई बाहर, डेट कलेक्शन एजेंट, डेट कलेक्शन एजेंट। समझ आ गई बात? ये कॉलेज है, ये स्टूडेंट है, ये डेट कलेक्शन दरवाजे पे बाहर खड़ा होता है। वो जो डेट कलेक्शन एजेंट है इसको पैसे कौन देता है? नहीं, कॉलेज वाले आप डायरेक्ट तो नहीं देते ना, वो फीस मांगे, अच्छा यार फट जा, मैंने अंदर जान दे यार, कार्ड छाट एले 10,000 रुपये फट, आप तो नहीं इसको पैसे देते, उसको तो पैसे कौन देता है? कॉलेज देता है। लेकिन इस अरेंजमेंट के अंदर इसको लेसर पैसे नहीं देता, जो मैं आपको कराने लगा हूं। लेसर लेसी को कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि हर बंदे के पीछे जाके पैसे रिकवर करूं। लेसर ने 100 गाड़ियां लोगों को किराए पे दी हुई हैं, तो लेसर के आगे 100 लेसी होंगे, कस्टमर्स। लेसर बिजनेसमैन है, लेसी कस्टमर है, तो किराया लेसी लेसर को नहीं देता, किराया लेसी देता है 100 रुपया डेट कलेक्शन एजेंट को। डेट कलेक्शन एजेंट अपना कमीशन रख के लेसर को कितने देता है? 98। अब लेसर ने एग्रीमेंट में क्या लिखा था, किराया कितना होगा, लेकिन लेसर को मिले कितने? अब बता दें, लेसर की बुक्स में, इसकी बुक्स में नहीं पूछ रहा, इसकी भी नहीं पूछ रहा, इसकी भी, लेसर की बुक्स में लेसर की बुक्स में व्हाट इज कमीशन एक्सपेंस, व्हाट इज कमीशन एक्सपेंस, और इसके लिए ये कमीशन और इसके लिए एक्सपेंस। इस डेट कलेक्शन एजेंट को कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, खास काम के लिए रखी गई गाड़ी। ये होता बंदा ही है, लेकिन इसको व्हीकल कहते हैं क्योंकि ये चलता रहता है हर वक्त लेसिस के पीछे। इसको कहते हैं खास पर्पस के लिए रखी गई गाड़ी। और ये गाड़ी से मुराद वो गाड़ी नहीं है जो किताबों में गाड़ी का लफ्ज़ यूज होता है, गाड़ी से मुराद ये चलता हुआ बंदा है। स्पेशल पर्पस व्हीकल, खास मकसद के लिए रखी गई गाड़ी। चलें,
ओके, बढ़े। किसकी किताबें? लेजोर की। द फाइनेंशियल कॉस्ट, इससे मुराद कमीशन है। द कमीशन ऑफ सिक्योरिंग रिसीवेबल, किसके रिसीवेबल है? लेसर के। 100 रुपया किसका रिसीवेबल है? लेसर ने किससे सिक्योर करवाया? एसपीवी से। लेसर ने किससे सिक्योर करवाया? एसपीवी को कहे तुम जाके पैसे ले आया करो। एसपीवी मूंछों वाला बंदा होता है एक, उसको देख के ही लेसी कांप उठता है। द कमीशन ऑफ सिक्योरिंग रिसीवेबल, ये कमीशन निकलता कैसे है? बीइंग द डिफरेंस बिटवीन दो अमाउंट्स का डिफरेंस। बता दें किस किस का? अमाउंट रिसीव्ड बाय लेसर, बताएं। 98, गुड। अमाउंट रिसीव्ड बाय लेसर 98, और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। अमाउंट रिसीवेबल बाय लेसर कितनी थी? रिसीवेबल, सॉरी, अमाउंट रिसीवेबल बाय लेसर 100 एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एसपीवी 98। इन दोनों का डिफरेंस। ये किसकी बुक्स की बात हो रही है? लेसर की किताबों में ये इनकम एक्सपेंस है, नुकसान हुआ है 2 रुपए का उससे। जी ये पढ़ के बस खत्म करते हैं, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, बहुत हो गई। सफा सफा करा के पढ़ा रहे हैं, पता नहीं हमारा सिलेबस कब खत्म होना है। आज भी एक सफा हुआ है। अच्छा जी, नंबर 1 नाम लिखा हुआ है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। दूसरा नाम, तीसरा नाम, एसएमई। जिस वक्त हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अपना कारोबार शुरू किया, इसका मकसद होता है लोगों को घर बनाने के लिए लोन देना। नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कंपनी, जिस वक्त लीजिंग कंपनीज ने अपना कारोबार शुरू किया, या जिस वक्त ऐसे बैंक्स जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए लोन देते हैं, उन बैंक्स ने अपना कारोबार शुरू किया, तो इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन सब ने लोन ऑब्टेन किया एसबीपी से, स्टेट बैंक से लोन मांगा। अब क्या एंट्रीज होंगी? कैश डेबिट और इंटरेस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट। लोन देने वाला कौन है? सेंट्रल बैंक। लोन दे किसको रहा है? इस कारोबार को प्रमोट करने के लिए, इस कारोबार को प्रमोट करने के लिए, इस कारोबार को क्या कहते हैं, प्रमोट करने के लिए। तो इन लोगों ने एंट्री की कैश डेबिट, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक क्रेडिट, फिर इंटरेस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट। तो इन तीनों की किताबों में इंटरेस्ट इज अ डिडक्शन अलाउड, इंटरेस्ट खर्चा माइनस करने की इसकी किताबों में 2 रुपए, लेसर की किताबों में कमीशन माइनस करने की इजाजत है। क्योंकि आप पहली लाइन भूल गए होंगे जो पढ़ी थी, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड। मुझे पढ़ लेने दें, फिर आप नोट करेंगे, फिर आप कहिएगा मुझे नोट कर लेने दें। अच्छा जी, एनी इंटरेस्ट पेड बाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बाय नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कॉर्पोरेशन and by small and medium enterprise bank to SPP on loan provided by SPP। चलें जी नोट कर लें।
निकाल लें जी चैप्टर 19 न्यूमेरिकल शुरू करते। न्यूमेरिकल टेस्ट में आया था लेकिन कुछ और अल्फाज के साथ, कुछ और मंथ्स के साथ, ये जो भी टेस्ट हुआ है इसमें आया था। लेकिन हम इसके अंदर जो सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन 11 उससे डिस्कस करेंगे। ये भूलते हुए के टेस्ट के अंदर ये एडजस्टमेंट कैसे आई थी। पेज 334 334 जी, ये सवाल आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कराऊंगा उतना करना है। मिस्टर मतीन वॉज एम्प्लॉयड विद मेलोडी लिमिटेड एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर। मोर और लेस सेम सवाल है जैसे टेस्ट में आया था। ऑन 30 जून 2001, ये 30 जून 2001 क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा। हमारा सवाल है 30 जून 2002 का, तो 30 जून 2001 का मतलब है पिछले साल का आखिरी दिन। जहन से भूल जाएं टेस्ट में क्या आया था। 30 जून 2002 क्या है, हमारा साल। तो 30 जून 2001 क्या है, ऑन पिछले साल के आखिरी दिन। टेस्ट में इसी साल रिटायर हो रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं टेस्ट में इसी साल रिटायर हो रहा था। छोड़ें इस बात को। ऑन पिछले साल के आखिरी दिन ही रिजाइंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट, वो अपनी नौकरी छोड़कर चला गया। मिस्टर मतीन वॉज एम्प्लॉयड विद मेलोडी लिमिटेड एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर। पिछले साल के आखिरी दिन वो अपनी नौकरी छोड़ के चला गया विदाउट कंप्लीटिंग नोटिस पीरियड। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक नॉर्म है कि जिस वक्त आपने नौकरी छोड़ के जाना होता है उस वक्त आप जाने से पहले बता के जाएं कि मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं। कितना अरसा पहले, इसको कहते हैं नोटिस पीरियड। आमतौर पे महीना होता है, महीने पहले बता के जाओ, इस महीने को कहते हैं नोटिस पीरियड। लेकिन फिक्स नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल है, इसलिए यहां पे उसने पीरियड नहीं बताया। बस ये बताया कि नोटिस देने के बाद थोड़ा अरसा नौकरी करता है बंदा, ताकि उतनी देर में ऑर्गेनाइजेशन बैकअप अरेंज कर ले बंदे का। फिर उसके बाद इसको कहे ठीक है भाई अब आप जाएं। इसमें नए एम्प्लॉय को हायर करते हैं, पुराने से ट्रेनिंग दिलवाते हैं और फिर पुराने को कहते हैं आप छोड़ के जाना चाह रहे हैं, जाएं। ऑन 30 जून 2001 उसने छोड़ दिया मेलोडी को बताए विदाउट कंप्लीशन ऑफ नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड पूरा किए बगैर। इसका मतलब ये है जिस दिन छोड़ के जाना था उसी दिन सुबह आके बता रहा है मेलोडी लिमिटेड के डायरेक्टर्स, मैं शाम को नहीं आऊँगा, बस मैं जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं अब नहीं आया करूँगा। अब पुराने एम्प्लॉयर को चढ़ेगा गुस्सा, पुराना एम्प्लॉयर उसको डालेगा जुर्माना। जुर्माना महीने की तनख्वाह डाले, 1.5 महीने की तनख्वाह जुर्माने में ले, वो उसकी मर्जी है। पुराना एम्प्लॉयर उसको डालेगा जुर्माना। आमतौर पे आजकल एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि पुराने एम्प्लॉयर को कहते हैं कि जुर्माना तुमने हमें डाला है तो ठीक है हम तुम्हें अरेंज करके दे देते हैं। तो नए एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करते हैं कि नए एम्प्लॉयर तुम्हारी वजह से हम आए हैं, तो तुम ऐसा करो, तुम मेरा जुर्माना जो मैंने अपनी जेब से पे करना है वो मेरी बजाय तुम पे कर दो डायरेक्ट। किसको? पुराने एम्प्लॉयर को। ऑन 1 जुलाई 2001 हमारे साल के पहले दिन ही ज्वाइंड अनदर कंपनी रॉकस्टार। मेलोडी से रॉक में जाना चाह रहा था एज अ सीनियर। अच्छा सीनियर बनना था, सीनियर बनने का जज्बा। एज अ सीनियर इवेंट ऑर्गेनाइजर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू हिज असेसमेंट फॉर टैक्स 2002। अच्छा जी 2002 के बारे में ये डाटा दे रहे हैं आपको। पॉइंट ए, हमारे साल के पहले दिन RSL पेड टू ML। हाँ एम्प्लॉय का नाम ही नहीं आया बीच में। नया एम्प्लॉयर पेड टू पुराना एम्प्लॉयर। RSL को अंडरलाइन करके नया, ML को अंडरलाइन करके पुराना। पुराना ऑन 1 जुलाई 2001 नया पेड टू पुराना, बदले में
वो जो अनसर्व नोटिस पीरियड है उसके बदले में 2,80,000 दिए। तो ठीक है, एक पॉइंट पढ़ा था हमने, खोलें जरा सैलरी का चैप्टर, पेज नंबर केड़ा 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 90 80 ठीक है, वो वाली बात भी, पुराने एम्प्लॉयर से पैसे मिले हैं, लेकिन देखिए ना पॉइंट 90 पेज 95 में आए, पेज 95 पे पॉइंट 10, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉई, ये जुर्माना पे करना जिम्मेदारी किसकी थी? एम्प्लॉय की। जुर्म किसने किया? मुजरिम कौन है? किसके कहने पे जुर्म किया? ना एम्प्लॉय। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स अ, नए एम्प्लॉयर के लिए पुराना एम्प्लॉयर थर्ड पार्टी है। नए एम्प्लॉयर को पुराने एम्प्लॉयर से क्या? नए एम्प्लॉयर के लिए पुराना एम्प्लॉयर थर्ड पार्टी है। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स पुराना एम्प्लॉयर इज पेड बाय नया एम्प्लॉयर, इट विल बी एडेड इन सैलरी। बहरहाल इतना सोचा नहीं होगा, आप लोगों ने ऐड कर दिया होगा, उसके भी नंबर मिल जाने हैं। ठीक है, ये सैलरी के न्यूमेरिकल्स में बड़ा मजा है कि बंदा ऐड कर देता है सोचे बगैर, यार समझ नहीं आ रही, चल ऐड तो कर देना, छोड़ना क्यों है इसको, ऐड कर देते हैं, वो भी नंबर मिल जाते हैं। ये ऐसे पेपर, ऐसे नंबर पूरे पेपर में 4-5 नंबर के मुफ्त के होते हैं, जिसको कहते हैं तुक्के। जो एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही उसको आप इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके जी, कितने लोगों ने सोचे बगैर ऐड कर दिया था? हाथ खड़ा करें। ओके, कितने लोगों ने छोड़ दी थी कि समझ नहीं आ रही? ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है। ओके, और हमने एक और चीज पढ़ ली हुई है कि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस, इसलिए मिली किस साल है ये देखते हैं। पेड किस साल हुई है? यकम जुलाई 1, हमारे साल के पहले दिन, हमारे साल के पहले दिन जाके देखिए पिछले अगले सफे पे 30 जून 2002 है ना ईयर एंड। तो अगर 30 जून 2002 ईयर एंड है तो पहला दिन क्या होगा? यकम जुलाई 2001। तो ठीक है, सैलरीज टैक्स्ड ऑन रिसीव बेस, रिसीव इस साल हुई है, हमें तो नहीं मिली, चलो पुराने एम्प्लॉयर को तो मिली ना। इनकम फ्रॉम सैलरी, जी कंपनसेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर टू थर्ड पार्टी। जी अमाउंट 280,000। चलें जी, बैठे बैठे आगे चलें। और यकम जुलाई 2001 9 on 15 जुलाई 2001 Mateen received a gratuity of 3.5 लाख फ्रॉम अनरिकग्नाइज्ड ग्रेजुएटी फंड। जी मोहतरम, अनरिकग्नाइज्ड ग्रेजुएटी फंड का क्या करना होता है? एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ, अंडरलाइन करें, अन जी। लेकिन ये तो पिछले एम्प्लॉयर से मिल रही है, तो पिछले साल इनकम में चली गई होगी, छोड़। हाँ, सैलरी टैक्स्ड ऑन, तो रिसीव तो इस साल हो रही है ना, खाखो जी। ग्रेचुटी रिसीव्ड बोले, लेस एग्जामट लोअर ऑफ, जी लोअर ऑफ व्हाट पेपर में 3.5 लाख का लीजिएगा 50%, लेकिन इधर मैंने 3.5 लाख का 50% लिया तो 75,000 को शर्म आएगी, मैं बहुत ही लो रहा हूं इससे, तो बहुत ही लो रहा है, इसलिए अभी मैं नहीं ले रहा।
तो लोअर यही आएगा 70 हो कितने थी. He also received 1.5 lakh as leave encashment. Okay. आए जरा पेज नंबर 108 पे. वन 108 पे आ रही हैं सम अनइम्पॉर्टेंट एग्जेम्पशंस. इसमें आ रही है पहली लीव इनकैशमेंट. एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव, जब नौकरी छोड़ के जा रहे हो, इज माफ इफ रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट से मिले तो माफ है, वैसे माफ नहीं है, तो इसलिए इसको ऐड करना है. तो गवर्नमेंट से तो नहीं मिली, ये तो रॉक स्टार से मिली है. रॉक से नहीं, सॉरी, मेलोडीज जी. कितने लोगों ने माफ की थी? चले उनको माफ किया जाता है. लीव इनकैशमेंट बोले 150,000. अच्छा, क्या लिखी थी रीजन? एग्जेम्प्ट क्योंकि कहीं किताब में पढ़ा था, बिकॉज आई रेड समवेयर इन बुक. ये रीजन लिखी थी. एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है. माफ तो किसकी है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की. ओके, पेज 335 पॉइंट सी. with RSL. Mr. Mateen was provided with the following emoluments and benefits during tax year 2002. बेसिक सैलरी 245, यूटिलिटी अलाउंस 20. जी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. टेस्ट के सवाल में शायद 10 से करना था क्योंकि वो ज्वाइन किसी और दिन कर रहा था, उसकी खैर है. टेस्ट 6 की बात कर रहा हूं मैं. बेसिक सैलरी और यूटिलिटीज अलाउंस. ये साथ वाले को रखा हुआ है आप लोगों ने कैलकुलेशन के लिए. ओके, मुनासिब नहीं है. अच्छा जी, 290 2940 000 250 ओके. पढ़ें. रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस. अच्छा, सवाल मैंने एंड तक घर में पढ़ा था तो मुझे कहीं मेडिकल, ये चुप कराएं साथ वाले को, तो मुझे कहीं मेडिकल अलाउंस नहीं मिला था, इसलिए ये खाली रीइंबर्समेंट या फैसिलिटी वाली चीज है. रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस. मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स होते हैं. अलाउंस फिक्स्ड कैश होता है, अलाउंस नहीं दिया जा रहा. मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स होते हैं. इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन भी दी जा रही है 2.5 लाख की. उसकी बेटी की वर मेड आफ्टर प्रोक्यूरिंग हॉस्पिटल बिल्स showing national tax number of hospital. These bills were also tested and certified by RSL. Okay, come on. come on guy.
कम ऑन, पेज नंबर, हर गाय पेज नंबर 107 पे हो इस वक्त। नहीं, आप जिस तरह सोच रहे हैं फिर मुझे गां कहना पड़ेगा, तो मैं GUY कह रहा हूं। पेज 107, पेज 107 में पहला पॉइंट, मेडिकल फैसिलिटी हो या रीइंबर्समेंट हो, दोनों अगर टर्म्स के मुताबिक है तो माफ, चाहे फैसिलिटी है चाहे रीइंबर्समेंट है। भाई एक साल में एम्प्लॉय को 4 फैसिलिटीज मिले, 3 रीइंबर्समेंट मिले, सारी माफ हैं अगर एज पर टर्म्स हो, जितनी मर्जी मिले माफ हैं अगर एज पर टर्म्स हो। और अगर नॉट एज पर टर्म्स है जी, पॉइंट 2 में क्या अजम्पशन लूं, एज पर टर्म्स है या नॉट एज पर टर्म्स? ब्रैकेट में क्या अजम्पशन लिखी थी आपने? आई अज्यूम, कितने लोगों ने अजम्पशन लिखी थी? आई अज्यूम इट इज एज पर टर्म्स। अजम्पशन लिखी थी, हाथ खड़ा करें। लिखी हुई चीजों को एस्यूम नहीं करते। सफे के टॉप पे जाएं, सबने टॉप पे जाना है। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, वो कह रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द टर्म है, तुसी छल्ले अज्यूम कर रहे हो। आई आल्सो अज्यूम इट इज एज पर टर्म, दो यू आर सेइंग इट इज एज पर टर्म, बट आई एम आल्सो अज्यूमिंग इट इज एज पर टर्म। फिर सारी assumptions लिया करें। I assume that name of person is Mr. Mateen. I assume that new employer is RSL. फिर सारी assumptions लिया करें, फिर पूरा सवाल। पता नहीं क्यों जब एक बंदे ने कह दिया ये चीज है, आप कह रहे नहीं मैं assume कर रहा। अच्छा जी बोलें। और ये भी क्लियर कर ले, जब एज पर टर्म है फिर फैसिलिटी जितनी मर्जी दफा दे, रीइंबर्समेंट जितनी मर्जी दफा दे, सब माफ है। ये इतना लंबा पैरा इग्नोर करना था क्योंकि एज पर टर्म्स है, इसलिए मैं लाल यूज कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मेडिकल फैसिलिटी किसी दिन टाइम निकाल के आए, आराम से बैठ के न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा जी, मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट? एज पर टर्म्स, इसलिए एग्जाम अलाउंस तो है ही नहीं। Oh, it's over. It's time to go. It's time to leave. होमवर्क में चैप्टर 19 का कोई एक सवाल मैं आपको देने लगा हूं ताकि टेस्ट का सिलेबस बता दिया था। अब ऐसा करें कि मैं बताऊंगा। हाँ, जबरदस्त सवाल। क्वेश्चन 10 कराएं आप, क्वेश्चन 10 कराएं। चैप्टर 19 के सारे सवाल आप कर सकते हैं अब, सिवाय उन सवालों के जिसमें बिजनेस का कोई टच है, वो भी नहीं कर सकते, वरना चैप्टर 19 के आप सारे सवाल कर सकते हैं। या लॉसेज आ रहे हैं, लेकिन तरतीब से चलते हैं। क्वेश्चन 10 आप करके आइएगा।